नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खन्ना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। चैत्र नवरात्रि की हुई शुरुआत, सुबह से ही मंदिरों में पूजा के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। उत्तराखंड में आगामी 28 से 30 मार्च के बीच रामनगर में होगी G20 की पहली बैठक, तैयारियां हुई तेज। 24 मार्च को कई खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे मुख्यमंत्री धामी, मानसी को खेल कोटे से देंगे नौकरी। अगले 24 घंटे बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। प्रदेश की आबकारी नीति मंजूर, 1 अप्रैल से सस्ती होगी शराब, धामी कैबिनेट में लिया गया फैसला। केदारनाथ पैदल मार्ग में भैरव गदेरे में ग्लेशियर टूटा, पैदल मार्ग की आवाजाही कर दी गई है बंद। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिनों तक माता की शक्ति में लीन रहने के साथ ही ये नवरात्र सनातन धर्म के लिए नव संवत्सर के रूप में भी जाना जाता है। नव संवत्सर यानी हिंदू धर्म में नए साल की शुरुआत। इसे सनातन धर्म में ऋतु और नए महीने के साथ ही तमाम चीजों की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में मनाया जाता है, लेकिन नव संवत्सर की शुरुआत और ग्रह मंडल के ग्रहों के नए मंत्रिमंडल की मौजूदगी नई रूपरेखा भी निर्धारित करती है। वहीं चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही राजा बुध और मंत्री शुक्र की दोस्ती से कई राशियों के लिए खुशहाली आने के संकेत हैं, लेकिन कुछ राशि के जातकों को कुछ उपाय करने होंगे जिससे उनके लिए ये साल शुभकारी और लाभकारी साबित हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मालसी देहरादून स्थित एक होटल में आपदा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्य आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ पर भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, वनाग्नि आदि प्राकृतिक घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिससे अत्यधिक जनधन की हानि होती है। इन आपदाओं से निपटने का एक ही उपाय है, केवल पूर्व तैयारी द्वारा ही आपदाओं के प्रकोप को कम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूकंप के अलावा ज्यादातर आपदाएं बरसात के मौसम में घटित होती रहती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आपदाएं हर मौसम में आ रही हैं। इसको देखते हुए राज्य को आपदाओं का सामना करने के लिए विशेष तैयारी की आवश्यकता है। शराब सस्ती और अन्य चीजें महंगी होने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि पानी और बिजली महंगी और शराब सस्ती कर दी गई है, वहीं स्टेशनरी पर GST लगाकर दाम बढ़ा दिए गए हैं। शराब सस्ती होगी और पानी और बिजली महंगा होगा, स्टेशनरी महंगी होगी, जो हमारे बालकों के पढ़ने लिखने की जो पठन पाठन की सामग्री है वो महंगी होगी। उसमें 20 से 28% की GST बढ़ा दी गई है। पानी को महंगा कर दिया गया है, शराब को सस्ता किया जा रहा है। और ये भिटोली का महीना चल रहा है, इसमें हमारे पहाड़ों में मायके से बहनों को राशन भेजा जाता है, सामान भेजा जाता है खाने पीने का। ऐसे में राशन सामग्री महंगी हो गई है, तो आप सोचिए कि ये सरकार की प्राथमिकता आखिर क्या है। इनके लिए प्राथमिकता शिक्षा नहीं है, पठन पाठन नहीं है, अध्ययन नहीं है, इनके लिए प्राथमिकता है शराब, ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड को ये नशे में डुबा सके। रुद्रप्रयाग नगर पालिका अध्यक्ष गीता झिंकवाण पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि अध्यक्ष ने उनके साथ बदतमीजी की है। महिला ने कहा कि उन्हें कपड़े उतारने तक को कहा गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने घंटों नगर पालिका अध्यक्ष की गाड़ी का घेराव किया। सर, मैं अध्यक्ष मैडम से बात करने गई थी, इन्होंने हमें खुद अपने केबिन में बुलाया है। हम केबिन में गए तो एक महिला ना होकर एक पुरुष हमें वहाँ जवाब देता हुआ मिला है। मैं नहीं जानती वो पुरुष कौन है, सुनने में आ रहा अध्यक्ष पति है, लेकिन मैंने उनसे कोई बात नहीं की, क्योंकि मैंने एक महिला को चुना था तो महिला से बात करने गई थी। मैं अपने पति को पीछे रख के मैं आगे मैडम के सामने बैठी थी कि मैडम आप हमें रीजन दे दो, किन कारण। मैडम ने सिर्फ ये बोला कि नहीं खोल सकते, पर हमने ये रीजन पूछा कि क्यों नहीं खोल सकते, आप बता दीजिए हमें। मैडम उनके हस्बैंड उनका हाथ पकड़ के बाहर लेके आए, तो मैंने यही बोला कि मैडम आप, मैं यहाँ पे आई हूँ, आप मेरे बिना सुने नहीं जा सकते। तो मैडम ने सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए मुझे बोला है कि कपड़े उतार, अपने कपड़े उतार ले। और क्या कर सकती हूँ मैं, अपने कपड़े उतार। तो ये बताइए आप, ये एक महिला पद पे बैठी हुई है, अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष के पद पे बैठी, इनको ये शोभा देता है कि एक महिला को ऐसी गाली दे, ऐसी बदतमीजी से बात करे। अब खबर पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी से है, जहां BRC में चल रहे 7 दिवसीय बाल बाटिका प्रशिक्षण का समापन हुआ। विकासखंड मुनस्यारी के 46 आंगनबाड़ी केंद्रों से आए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने 7 दिवसीय प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मुनस्यारी खंड शिक्षा कार्यालय के मेन गेट से होते हुए रैली निकाली गई। इसमें हमारा 7वीं दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है बाल वाटिका के बारे में, जो हम यहाँ पे आए हैं। सारे 46 केंद्रों से हमारे प्रशिक्षण लेने आए हैं और हम यहाँ पे आपके समक्ष हम MT के रूप में उपस्थित हुए हैं और 46 केंद्रों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं बाल वाटिका के बारे में। बाल वाटिका मतलब ये चीज़ है जो हम बच्चों को कराते थे गतिविधि और
डांस वांस जो भी होता था कहानी के माध्यम से, तो हमें ये चीज़ें पता नहीं था कि उसमें कौन से आयाम यूज हो रहे हैं, कौन सा आयाम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हमने वहाँ से प्रशिक्षण लेके आए, 7 दिवसीय प्रशिक्षण लेके आए, तो हमें इस बारे में पता चला कि बाल वाटिका में जो बच्चों को हम आज तक खिलाते थे और खिलौनों के माध्यम से उनको खिलौना दे के वो करते थे और गतिविधि कराते थे, तो वहाँ जाके हमें ये चीज़ें पता चला कि कौन सी गतिविधि में कौन सा आयाम हम वो कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से आयाम यूज कर रहे हैं हम। अब खबर बेरीनाग से है, जहां पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के तहत धारचूला से 60 सदस्यों का यात्रा दल चौकोड़ी पहुंचा, जहां पर KMBN के पर्यटन आवास गृह के प्रबंधक दीपक पंत के नेतृत्व द्वारा यात्रा दल का जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा के तहत यात्रियों को बैजनाथ, कौसानी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऊखीमठ, गुप्तकाशी, कालीमठ सहित आदि क्षेत्रों की यात्रा की है। यात्रा करने के बाद यात्रियों ने सरकार और कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारियों का आभार जताया। कहा कि यात्रा में सभी चीजें निःशुल्क थी। यात्रा के दौरान उन्हें नई नई जगह देखने को मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश की आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी मिल गई, जिसके चलते 1 अप्रैल से शराब सस्ती हो जाएगी और नक्शे पास कराने की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। 1 साल तक वाहनों की फिटनेस के लिए भी पुराना शुल्क लिया जाएगा। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक झमाझम बारिश का दौर जारी है। राज्य के कई इलाकों में रुक रुक कर सोमवार सुबह से ही कहीं तेज और मध्यम बारिश हो रही है। देर रात से लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाकों पर ओलावृष्टि के कारण सफेद ओलों की सफेद चादर ओढ़ ली। ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फबारी हो गई है। वहीं मसूरी में मौजूद पर्यटक ओलों को बर्फ समझकर आनंद ले रहे हैं। मसूरी में और आसपास के क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खड़ी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं, जिसके बाद किसान काफी परेशान हो गए हैं। ओलावृष्टि और लगातार हो रही बारिश से लोगों को ठंड से दो चार होना पड़ रहा है। इससे बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम के अचानक बदले मिजाज से लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जोशीमठ में भूधसाव के बाद अब उत्तरकाशी के चिंडाली सौड़ में भूधसाव से दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार बारिश होने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। टिहरी बांध की झील के कारण नेशनल हाईवे, स्कूल, आवासीय भवन, सरकारी दफ्तरों में और मुख्य बाजार और 16 गाँव में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं। चिंडाली सौड़ से 5 किलोमीटर में 3 बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं। बांध की झील के चलते चिंडाली सौड़ में पहले भी भूधसाव की घटनाएं हो चुकी हैं। चिंडाली सौड़ में लगातार जोशीमठ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। गंगोत्री हाईवे पर पीपल मंडी, चिंडाली सौड़, नागनी सौड़ और बड़ेती तक करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में जमीन लगातार धंस रही है। चिंडाली सौड़ के हवाई पट्टी, ऊर्जा निगम, वन विभाग, अस्पताल, प्राइवेट और सरकारी स्कूल भवन, कृषि विज्ञान केंद्र, ऊर्जा निगम कार्यालय समेत कई भवन इस खतरे की जद में आ गए हैं। बनाई गई थी और 2006 में 2005 और 2006 में जो है इसमें जल भराव हुआ और जल भराव होने के तत्काल बाद इसमें जो है भूस्खलन और भूधसाव होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और 2010 और डिजास्टर को 2010 और 2013 में जो दैवीय आपदा आई थी, उस दौरान जो है हमारा जोगत रोड का जो एरिया था वो पूरा जो है मतलब भूधसाव से और भूस्खलन से जो है कई मकान जो है उसमें ध्वस्त हो गए थे। और ध्वस्त होने के साथ साथ जो लोगों ने अपने सारा सामान, किसी तरह जो सामान था बचाव उचाव वो लेके गए। व्यापार जो है पूरा ठप हो गया था। और उसके बाद जो है अब इसके जो पश्चातगामी जो परिणाम निकल रहे हैं वो बहुत भयानक निकल रहे हैं, बहुत भयावह निकल रहे हैं। और जो हमारे टिहरी टाउन, उत्तरकाशी टाउन और जो हमारे उसको मिला के जो 16 गांव जो है इसमें जो टिहरी बांध की झील से जो प्रभावित हुए हैं, उन एरियाज़ में जो हमारे तटीय एरिया हैं उसमें जो है कई मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। और हमारा पीपल मंडी से लेकर बड़ी से तक लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में जो हमारे नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो जो है कहीं कहीं पे तो 1-1, 1.5 फुट जो है भूधसाव से जो है धंस गया है और यातायात को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। और मकानों में भी दरारें पड़ने लगी, लोगों के खेतों में भी दरार पड़ने लगी। और जहाँ पर हम खड़े हैं अभी, जो हमारा एरिया जो धंसा हुआ है, इसके ठीक ऊपर 500 मीटर में जो है हमारा एयरपोर्ट बना हुआ है और उसमें जो है हमारे सैनिक जो हैं उसमें अभ्यास करते हैं। और हमारी जो उड्डयन विभाग से जो हमारे जो सेवाएं लगाई गई है इनके लिए, पर्यटकों के लिए, वो भी इसमें संचालित होती हैं। और वो भी आने वाले समय में जो है अगर इसका सही ढंग से विभाग या शासन प्रशासन इसमें कोई संज्ञान नहीं लेता है तो आने वाला समय जो है बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे जितने भी यहाँ पे जो हवाई पट्टी से लेके हैं, जितने भी हमारे स्कूल वगैरह हैं, जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह यहाँ पे जो भी मुख्य जो हमारे यहाँ पे वो हैं हॉस्पिटल वगैरह हैं, वो सब प्रभावित होंगे। और इसका जो है खामियाजा बहुत ज़बरदस्त ढंग से भुगतना पड़ेगा। जैसे जोशीमठ के हालात हैं वही हालात जो है हमारे चिनार सौड़। जो ये झील है यहाँ पे टिहरी झील, इसके भूधसाव के चांसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। जब से ऑल वेदर जो ऊपर नेशनल हाईवे को डाइवर्ट करके ऑल वेदर को बनाया गया है, तब से इस जो नीचे चिन्याली सौड़ से उत्तरकाशी जाते हुए जो रोड है, इसका रखरखाव पूर्ण तरीके से शासन प्रशासन नहीं कर पा रहा है। जबकि मुख्य रोड, मेन मार्केट को जोड़ने वाली रोड यही है।
इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। निरंतर यहाँ पर झील के कारण हो, चाहे एक ही स्थान पर ही आप देख सकते हैं पीछे, यहाँ पर निरंतर भूधसाव हो रहा है। एक बार शायद रोड बनाई भी गई, किंतु उसका परमानेंट सॉल्यूशन न होकर फिर से धसाव हो रहा है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चिन्याली सड़क यह मुख्य रोड है जो कि मार्केट को जोड़ते हुए एवं तमाम क्षेत्र को जोड़ती है। इसको रख रखाव करना चाहिए यहाँ पे परमानेंट सॉल्यूशन से, चाहे यदि यहाँ पर तारकोल की रोड सड़क यदि संभव नहीं हो पा रही है। अब खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां घनसाली में प्रशिक्षित एसएसबी गुरिल्ला संगठन के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी घनसाली को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि लंबे समय से प्रशिक्षित गुरिल्ला सरकारी नौकरी और पेंशन की मांग करते आ रहे हैं। इस मामले में गुरिल्ला संगठन जिला अध्यक्ष दिनेश गैरोला का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर 1 महीने के भीतर काम नहीं होता तो अगले महीने से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को संगठन से जुड़े लोग बाधित करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वह 17 सालों से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और लड़ाई चल रही है हमारा जो है मणिपुर के तट पर नौकरी और पेंशन की मांग है। अभी हमने जो है यहाँ पे एसडीएम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सांसद और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है कि अगर 1 माह के अंदर गुरिल्लाओं की मांगों पर तुरंत विचार नहीं किया जाता है तो समस्त 17 स्टेट के गुरिल्ला और उत्तराखंड के गुरिल्ला जो है 4 धाम यात्रा, मानसरोवर यात्रा को बाधित करेंगे। क्योंकि नैनीताल हाई कोर्ट का निर्णय 3 अगस्त को हमारे पक्ष में आया था और 6 माह व्यतीत हो गए, अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हम जगह जगह जो है चक्का जाम और 4 धाम यात्रा को बाधित करेंगे। अब खबर बड़कोट से है, जहां बड़कोट वन क्षेत्र के रैनापुर ग्राम पंचायत के घमंडपुर गांव में हाथी ने सुबह 3 बजे गांव के ग्रामीण धर्म सिंह पवार के घर के बाउंड्री वॉल को तोड़कर आंगन में आ धमका। फिर दूसरे बाउंड्री वॉल को तोड़कर गांव के प्रधान संसार सिंह के गेहूं के खेत में पहुंचा और फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। बड़कोट वन क्षेत्र के डिप्टी रेंजर ने पूरे नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा प्रार्थना पत्र मिलने पर मुआवजे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हाथी की आबादी में रोकथाम के लिए फेंसिंग वायर के साथ खाई खुदवाई की बात कही जा रही है। रात्रि में बता रहे हैं कि 3 बजे करीब आया है, 3-3:15 बजे करीब आया हुआ। उस टाइम जो है ये रोड जो है मंदिर के रास्ते से रोड खुली जगह है, वहाँ से आए। बाकी इधर से तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग करे भी है, इधर से तो बंद रास्ता बंद खाई भी खुदी भी है, तो इधर से आने का मूवमेंट है ना। उधर मेन रास्ते से ही आता है और जंगल यहाँ नज़दीक है बिल्कुल, और ये आता रहता है उसमें जो है। तो उसके उपाय भी कर रहे हैं अभी। इसमें जो है आगे एस्टिमेट बना के दे रखा है भाई, आगे इसमें जंगल वायर वगैरह लगाया जाए। हाथी घास तो अब ये तो गांव में हर जगह खेतों की मेड़ में लगा ही रहता है। उसमें गन्ने भी हैं, वो गेहूं भी हैं, गेहूं के वो गेहूं भी पक रही है इस टाइम, तो आता ही है इसमें। तो क्या 2 बाउंड्री को क्षतिग्रस्त किया है उन्होंने, बाउंड्री को जो है नुकसान किया है। इनकी 2 जगह बाउंड्री तोड़ी गई है। हाँ, इनका जो है इनका मुआवजा जो है इनकी जांच की जा रही है। इसमें जो है मुआवजा इनको जो भी है मुआवजा विभागीय जो है इस तरह से जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। रमेश रावत, डिप्टी रेंजर। खबर धारचूला से है, जहां धारचूला के मल्ली बाजार एलथारा के साथ ही घटखोला में चल रहे तटबंध निर्माण कार्य का सिंचाई विभाग के कुमाऊं डिवीजन के मुख्य अभियंता चंद्रशेखर ने स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्य अभियंता चंद्रशेखर ने एलथारा में जल्द निर्माण कार्य के निर्देश दिए। आपको बता दें कि 29 जुलाई 2022 को पहाड़ी से भारी मात्रा में भूस्खलन होने के चलते कई भवन यहाँ चपेट में आ गए थे, कई भवन यहाँ जमींदोज हो गए थे। एलथारा में हुए भूस्खलन से धारचूला के मल्ली बाजार में भारी तबाही हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला दौरे पर आने के बाद धारचूला में भी वरुणावत पर्वत की तर्ज पर ट्रीटमेंट करने के लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। अब धारचूला के एलधारा में सिंचाई विभाग द्वारा काम शुरू करा दिया गया है। खबर बेरीनाग से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी 1 दिवसीय दौरे में चौकड़ी और बेरीनाग पहुंचे। चौकड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता धीरेश बिष्ट के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया। बेरीनाग में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली से कोश्यारी का जोरदार अभिनंदन किया। लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में आयोजित सम्मान समारोह में कोश्यारी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मजबूती के कारण आज देश के सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में राज्यपाल का दायित्व निभाया। कोश्यारी ने कहा कि उत्तराखंड पूरे विश्व में सबसे खूबसूरत स्थान है और विकास का अगला दशक भी उत्तराखंड का होगा। पलायन को रोकने के लिए सरकार के द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे पहाड़ के लोगों को स्वरोजगार के साथ नई योजनाओं को लागू किया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार और सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हर वर्ग की योजनाओं को शुरू किया गया है। संकल्प लिया है कि यहाँ हम उत्तराखंड को अगली सदी, अगली जो दशक है उत्तराखंड का होगा। वो होगा कब? जब हम स्वरोजगार करेंगे, हम सब लोग अनेक स्टार्टअप शुरू करेंगे। अनेक ऐसे काम हैं जो सरकार सहायता कर रही है, वो पेड़ लगाने के लिए, फल लगाने के लिए, फूल लगाने के लिए, सब्जी उगाने के लिए, मछली उगाने के लिए, दूध पैदा करने के लिए,
हर चीज़ के लिए सहायता दे रही है। यानी अगर आपको कोई आम का पेड़ लगाना है, लीची का लगाना है, कीवी का लगाना है, यदि उसकी पेड़ की कीमत 1 रुपया है तो आपको केवल 20 पैसा देना पड़ेगा। तो एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी चाहते हैं उत्तराखंड आत्मनिर्भर बने, और मैंने भी राज्यपाल का पद इसीलिए छोड़ा, मैं चाह रहा था कि मैं अपने यहाँ के लोगों को, चूँकि रोज़गार हमारे इतना ज़्यादा है नहीं, इतनी सरकारी नौकरी है नहीं, इसलिए हम स्वरोजगार। अब खबर रामनगर से है, जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं रामनगर के कुछ निजी स्कूल संचालक अपनी मनमानी के चलते सरकार की इस योजना को पलीता लगा रहे हैं। लगातार इन दिनों स्कूलों में फीस वृद्धि की जा रही है, जिसका शिकार कई गरीब अभिभावक हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह विफल साबित हो रही है। ऐसा ही एक मामला रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम टांडा मल्लू का है, जहाँ स्थित आदर्श बाल एकेडमी स्कूल का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्कूल संचालक द्वारा कक्षा 10 और कक्षा 8 में पढ़ने वाली 2 सगी बहनों के अभिभावकों द्वारा परेशानी के चलते फीस जमा न करने पर स्कूल संचालक ने इन दोनों बहनों को परीक्षा में बैठने से वंचित करते हुए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मामला ये है कि एक यही स्कूल में 10th की छात्रा है और एक 8th की छात्रा है, दोनों बहनें यही इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो उस कारण वो फीस जमा नहीं कर पाए। तो स्कूल प्रशासन ने उनको फीस जमा ना करने पर एक को 8th की परीक्षा से वंचित किया, एक को 10th की परीक्षा से वंचित किया, और उनका जो एंट्री कार्ड होता है वो संभाल के अपने पास रखा हुआ था, और फीस के चक्कर में उन लोगों का पेपर देने से उन दोनों बहनों को वंचित कर दिया। अभी हम लोगों ने उनसे बात हो चुकी है, 8th की जो बच्ची है उसके वो पेपर कल से कराएंगे, और जो 10th वाली लड़की है उसके भी पेपर होंगे। लेकिन यह है कि उसका एक परीक्षा इनके पैसों के कारण छूट गया, तो वो उसके लिए BO या SDM साहब से जैसी भी बात हो सकेगी वैसे हम प्रयास करेंगे। सरकार तो अपनी तरफ से देखिए पूरी व्यवस्था करके रखती है, हर प्रकार से सरकार बराबर काम कर रही है, लेकिन ऐसे विद्यालय जो ये चल रहे हैं, ऐसे विद्यालयों को ही बंद कर देना चाहिए जो सरकार की नीतियों को मानने के वो नहीं है। अभी स्कूल के खिलाफ अब आगे से इसमें पूरा प्रदर्शन होगा। आगे अभी SDM साहब से बात होगी, आज CM साहब भी आ रहे हैं, CM साहब से डायरेक्ट स्कूल की लिखित शिकायत की जाएगी, और वहीं पर सारे अधिकारी होंगे जिनसे हाथों हाथ सारे अधिकारी को अगर जितना हो सकेगा इस स्कूल को हम अगर लाइसेंस भी निरस्त करने की अगर स्थिति बनेगी, क्योंकि आज इन्होंने एक बच्चे का भविष्य खराब किया है, कल को फिर किसी और का खराब कर सकते हैं। बैठने से अब इन 2 बच्चों को आर्या है, समारिया, एक नाम तो मुझे कंप्लीटली मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर मैडम ही ज़्यादा इस मामले में। लेकिन जहाँ तक है कि ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स के जो नियम के तहत फीस से हम वित्तीय विहीन विद्यालय है, जो भी जितने भी सारे खर्चे हैं, टीचर्स का पेमेंट है, ये सब कुछ सारे अभिभावकों की फ़ीस से ही चलते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ तक ये कह रहे हैं कि साहब हमारे फ़ीस के मतलब फ़ीस जमा न करने के कारण या फ़ीस को मतलब ज़्यादा उजागर करके हमारे बच्चों को एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया, ये सरासर गलत है। क्योंकि हमने अभी परसों ही एक बच्चा अंगद आया था हाई स्कूल में, उसको हमने यहाँ से 10:30 बजे स्पेशली हमारा प्रिंसिपल वहाँ जसा गंजा स्कूल गया है जहाँ इनका सेंटर पड़ा हुआ था, वहाँ के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके और उनको 10:30 बजे उसके एग्ज़ाम में उसको एंट्री करवाई है। तो इस तरीके से ये कहना गलत है कि आप एग्ज़ाम में फ़ीस के कारण हम उनको वंचित कर रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि हम फ़ीस के लिए तो कहेंगे ही ना, हम बच्चों को अपनी फ़ीस के लिए तो कहेंगे। पहले का प्रवेश पत्र लेना जैसे इनकी फेयरवेल पार्टी हुई थी, फेयरवेल पार्टी में ये तो फेयरवेल पार्टी में भी नहीं आए बच्चों को जो फेयरवेल दिया जाता है, उसके बाद इनके ग्रुप में सारे इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, जो भी चीज़ है वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। अब और बच्चे हैं, और बच्चों को तो जो लेके गए हैं उनको तो हमने ये नहीं कहा कि आप आओ और ले जाओ। जिस दिन फेयरवेल पार्टी थी इनकी बच्चों की फेयरवेल पार्टी में उनसे कहा था कि इस तिथि को आप आ जाइए और अपने प्रवेश पत्र ले जाइए और दे कम। अब खबर लक्सर से है, जहां इन दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अपराधियों के आशियानों पर बुलडोजर और उनकी आवासीय संपत्ति कुर्क किए जाने के नजारे देखने को मिल रहे हैं। मामला लक्सर में बीते वर्ष 16 अक्टूबर को पुलिस कर्मियों पर नगर के फ्लाईओवर ब्रिज के पास चर्चित फायरिंग कांड से जुड़ा हुआ है, जहां उससे जुड़े हुए अपराधियों को लेकर लक्सर पुलिस द्वारा फरार इनामी अभियुक्त जावेद और फुरकान के अलावा साबिर के विरुद्ध न्यायालय द्वारा कुर्की का वारंट जारी होने के बाद हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लक्सर कोतवाल अमरजीत सिंह के नेतृत्व में आरोपियों के घरों पर ढोल बजाकर मुनादी के साथ कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
खबर लक्सर से है, जहां कोरोना वैश्विक महामारी की तर्ज पर देश के कई राज्यों में इन्फ्लुएंजा संक्रमण के मानव जाति पर अदृश्य आघात को लेकर अब भारत सरकार भी गंभीर हो चुकी है। वहीं देश में अब इस कारण मृत्यु के 2 आंकड़ों का संज्ञान लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और संक्रमण की तेज रफ्तार को अब चुनौती के रूप में स्वीकार कर इसकी रोकथाम के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर में संक्रमण से मिलते जुलते लक्षणों की शिकायत पर आगमन कर रहे पीड़ितों को तकनीकी जागरूकता के साथ बचाव करने के गुर सिखाए जा रहे हैं। इन्फ्लुएंजा को कोविड से डिस्क्रिमिनेट करना शुरू में जरूरी है, क्योंकि अभी कोविड के केसेस भी देश में बढ़ रहे हैं और इन्फ्लुएंजा तो है ही H3N2 जो नया वायरस अभी लग रहा है कि जिससे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। नया तो नहीं है पर इससे केसेस बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आज तो पब्लिक को अवेयरनेस जरूरी है इस बारे में, तो जो आ रहा है उन्हें बताया भी जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है, हैंड हाइजीन के बारे में बताया जा रहा है, मास्क के उपयोग के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि कोई भी वायरल इलनेस हो, चाहे कोविड हो या इन्फ्लुएंजा, उसको प्रोटेक्ट करेगा वो। दूसरा, एंटीवायरल ड्रग्स हैं अवेलेबल हमारे हॉस्पिटल में, तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट अगर सीवियर स्टेज में नहीं है तो एंटीवायरल ड्रग्स हम दे सकते हैं CHC लेवल पे ही। पर अगर कोई क्रिटिकल है जिसको फर्दर एडमिशन और प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है तो उसके लिए हम महिला अस्पताल या मेल अस्पताल में रेफर करेंगे, जिसके लिए पर्याप्त सुविधाएं हमारे पास हैं। पर बेसिक फैसिलिटी इमरजेंसी में सारी कुछ हमारे पास भी है, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके हर चीज अवेलेबल। खबर रामनगर से है, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में जल संस्थान कार्यालय में पहुंचकर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए कार्यालय में तालाबंदी की। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल हर घर जल योजना के तहत फ्री पानी के कनेक्शन लगाए गए थे, लेकिन इन नलों में एक बूंद भी पानी ग्रामीणों को नहीं मिल पाया। वहीं सरकार की ये योजना साल भर में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा हजारों रुपए के बिल ग्रामीणों को भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के इन बिलों को माफ किया जाए, क्योंकि ग्रामीणों को इन नलों के माध्यम से पेयजल ही प्राप्त नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत फ्री नल देने की बात कही थी और फ्री में जल देने की बात कही थी। इनकी ये योजना 1 साल में ही दम तोड़ते हुए नजर आ रही है। आप देख रहे होंगे आज लोगों का इतना हुजूम यहाँ पर आया है। जिनके घरों में पानी नहीं आ रहा है उनके वहाँ भी जो है 20-20 हज़ार के बिल आ रखे हैं, और जो नए कनेक्शन होते हैं उन कनेक्शनों में जो तिमाही और छमाही बिल होता है, जो मात्र 800 रुपये हुआ करता था, वो बिल आज बढ़कर 7,000 रुपये तक आ रहा है, 10,000 रुपये तक आ रहा है। तो आज हमने इनसे ये पूछने के लिए जल संस्थान में हम आए थे और तालाबंदी हमने की। हमने सारे अधिकारी कर्मचारी को बाहर निकाल कर हमने इनसे पूछा कि आखिर इतना बिल कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। जिस घर में नल में एक बूंद पानी का भी नहीं आया उसका भी बिल बढ़कर आ रहा है। तो मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ से इतना बिल जमा करेगा? जो सुबह मजदूरी करता है और शाम को रोटी खाता है, उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है कि 7-7 हज़ार 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार का बिल ये लोग कहाँ से भरेंगे। जिसको लेकर बिजली के बिलों को माफ़ करने को लेकर आज हमने यहाँ पर दफ्तर में तालाबंदी की और धरना प्रदर्शन किया है। यदि ये बिल माफ़ नहीं किए गए तो हम जनता के साथ मिलकर रामनगर में आंदोलन। जल योजना का कोई भी 20 से 25 हज़ार का नहीं आया है। जो 20 से 25 हज़ार वाले जो बिल की बात हो रही है वो पूर्व के बिल हैं, जिनके पूर्व से कनेक्शन है, उनके द्वारा जो है वो पेयजल जमा नहीं किए गए। क्योंकि ये मार्च का महीना चल रहा है, हम लोगों को वसूली के लिए विशेष जो है वो प्रयास करना पड़ता है। तो हम लोग ऐसे जो बकायेदार हैं उन पर ही जो वसूली के लिए थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। हर घर जल का कोई बिल 20 हज़ार का प्रेषित नहीं किया गया है। वो कुछ एक बिल ऐसे जरूर हैं जहाँ की कनेक्शन पूर्व में किए जा चुके थे, उनके बिल अब प्रेषित किए गए हैं और जो बिल हैं वो विभागीय टैरिफ के अनुसार ही प्रेषित किए जा रहे हैं। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पहाड़ की बद्री गायों की उपयोगिता के लिए स्वामी राम योग साधना पीठ की ओर से 22 मार्च से श्री मां कृपा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत रामलीला मैदान में गौ कृपा कथा और राम कथा का आयोजन होगा। गौ कथा के माध्यम से पहाड़ की बद्री गाय की उपयोगिता के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी, जिसके लिए 127 गाँवों में निमंत्रण भेजा गया है ताकि ग्रामीण आयोजनों में शामिल होकर गौ माता के धार्मिक, औषधीय और आर्थिक महत्व को समझे। आयोजन में देश भर के 350 से अधिक संतों के साथ शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती और सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती भी शामिल होंगे। के आयोजन का प्रधान उद्देश्य व्यसन मुक्त समाज, सात्विक समाज, गौ सेवा, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन है। आरंभ होकर के 30 मार्च तक ये आयोजन चलना है, यानी कि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक संपूर्ण नवरात्रि में 9 दिन तक ये आयोजन चलेगा। क्रम में संपूर्ण आसपास के उत्तरकाशी जिले के सभी ग्रामवासियों को वेद लक्षणा जो यहाँ की बद्री गौवंश है, स्थानीय गौवंश है, उसका महत्व पता चले, इसके निमित्त गहनता के साथ हमारे संतों ने व्यक्तिगत जा करके और 127 गांवों के अंदर निमंत्रण कुल दिया है, ताकि सभी लोग गांवों के लोग आएँ और देसी गाय का जो यहाँ की जो मूल नस्ल है बद्री नस्ल, उसके महत्व को समझे। वो दूध भले ही कम देती है लेकिन अमृत जैसा दूध देती है। आजकल जर्सी हॉलिस्टन के चक्कर में पड़ के लोग विषैला दूध पी रहे हैं। वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि जर्सी हॉलिस्टन जैसे पशुओं के दूध से कई प्रकार के रोग बढ़ते हैं। तो वापस लोग समझे और यहाँ की स्थानीय नस्ल की गौ का सदुपयोग करें, उनकी सेवा भी करें और उनसे लाभ भी प्राप्त करें।
खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां बाघ ने एक मजदूर को अपना निवाला बना दिया है। लगातार हो रही मानव वन्य जीव संघर्ष में मौतों से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मजदूर रमेश मंडल को खटीमा क्षेत्र के धार डाकी गाँव में गन्ना छिलते समय घात लगाए बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से पीछा करते हुए बमुश्किल शव को बाघ के कब्जे से छुड़ाया। घटना की सूचना पर खटीमा और वन क्षेत्राधिकारी पुलिस चौकी प्रभारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हेतु पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खटीमा को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम ढाढाकी में कुछ मजदूर जो खेत में काम कर रहे थे, उनमें से एक जिसका नाम रमेश मंडल बताया गया को वन्यजीव द्वारा खींचकर गन्ने के खेत के भीतर ले जाया गया है, जिसकी ढूंढ खोज स्थानीय ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। मौके पर वन विभाग की टीम के पहुंचने पर तक स्थानीय ग्रामीणों ने व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया था, जिस पर चोट के निशान पाए गए, जो प्रथम दृष्टया वन्यजीव द्वारा हमला किए जाने के प्रतीत हो रहे हैं, किंतु घटना का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के उपरांत ही पता लग पाएगा। उक्त क्षेत्र वन्यजीवों की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। वन क्षेत्र और उसके आसपास के लगे क्षेत्रों में वन्यजीवों का आवागमन लगातार बना रहता है और वन विभाग लगातार इस हेतु सभी स्थानीय ग्रामीणों से अपील करता आ रहा है और पुनः अपील करता है कि वन क्षेत्र और उसके निकट के क्षेत्रों में पूर्ण सजगता के साथ आप कार्य करें और जहाँ भी आवागमन करना हो तो समूह में करें और विशेष सतर्कता इस क्षेत्र में बरतें, क्योंकि जनहानि या किसी प्रकार की क्षति आमजन को न पहुँचे। इस हेतु वन विभाग और आमजन को साथ मिलकर ही कार्य करना होगा। उक्त क्षेत्र में गश्त इत्यादि अभी वर्तमान बढ़ा दी गई है। कैमरा ट्रैप स्थापित किए जा रहे हैं और जो भी मतलब इसमें एक जो हमारे बायोलॉजिस्ट वगैरह और पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, उनकी टीम भी क्षेत्र में तैनात कर दी गई है, जो उक्त घटना के सैंपलिंग इत्यादि कार्य कर रही है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां एसओजी और कोतवाली पुलिस टीम को स्मैक तस्करी में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एसओजी और कोतवाली पुलिस की टीम ने रामपुर रोड बेल बाबा के पास एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से पुलिस को 522 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। साथ ही तस्कर के पास से एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर ली है। स्मैक तस्कर बरेली का रहने वाला है, जिसका नाम वीरेंद्र पाल है, जो कि यहाँ पर स्मैक की तस्करी की घटना को अंजाम देने वाला था, लेकिन समय रहते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। खबर पौड़ी से है, जहां महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए और आर्थिकी मजबूत करने के लिए आह्वान संस्था के द्वारा झाली माली समूह को पत्तल दोना बनाने की मशीन उपलब्ध कराएगी, जिसका उद्घाटन स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी ने किया। विधायक राजकुमार पुरी ने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए इस प्रकार के छोटे उद्योग लगाने जरूरी है, ताकि महिलाएं अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकें। संस्था की अध्यक्ष प्रियंका थपलियाल का कहना है कि इस प्रकार के उद्योग लगाकर महिलाएं स्वावलंबी तो बनेगी, साथ ही रोजगार से जुड़ेंगी और उनकी आर्थिकी भी मजबूत हो सकेगी। हम लोग यहाँ पे पौड़ी नगर में अपनी पौड़ी शहर में पौड़ी जिले में अपनी महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए एक पहल कर रहे हैं। आह्वान संस्था से हम लोग चाहते हैं कि जितने भी समूह यहाँ पे अपने पैरों पे खड़े हो सके, रोजगार कर सके, छोटे छोटे उद्योगों से हम उनकी मदद करेंगे और हम लोग उनको ट्रेनिंग भी देंगे और हम चाहेंगे कि वो काम करें और आगे बढ़े, सारी महिलाओं को लेते हैं। आज मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ, उद्घाटन कार्यक्रम में। ये एक 2 संस्थाएँ हैं। एक तो आह्वान संस्था है पौड़ी में, जिनके विशेष सहयोग के द्वारा दूसरे समूह झाली माली समूह जो स्वयं सहायता समूह है, उसकी महिलाओं को जो है एक मशीन जो दोना पत्तल इत्यादि बनाने का काम करते हैं, जिस मशीन से वो मशीन दी गई है। और निश्चित रूप से ये महिलाओं को अपने आप में स्वावलंबी बनाने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है और मैं दोनों समूह को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक तो सहयोग कर रहे हैं और एक काम करेंगे, तो दोनों समूह के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब खबर पौड़ी से है, जहां सोशल मीडिया के माध्यम से कलजीखाल विकासखंड के धुली बिस्ट अगरोड़ा की दिव्यांग अलका की जानकारी मिलने पर पौड़ी विधायक राजकुमार पुरी ने अलका के परिजनों को 10,000 की आर्थिक सहायता दी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दिव्यांग अलका को देहरादून से एक संस्था ने व्हील चेयर दी थी, जिसको देने सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद खंडूड़ी उनके गाँव पहुंचे थे, जिसके बाद फेसबुक लाइव में इसकी जानकारी स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी को दी गई, जिसमें स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी ने अलका के परिजनों को 10,000 की आर्थिक सहायता देने की बात कही और विधायक द्वारा परिजनों को 10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जी मेरी एक बिटिया 24 साल की है और सोशल मीडिया के तरफ से विधायक जी ने वो फेसबुक में देखी थी एक बार, तो उन्होंने उसको आर्थिक सहायता 10,000 रुपये दिए।
और ये लिया, इसमें उसको मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और खंडूड़ी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये विधायक जी के उसमें संज्ञान में डाली ये बात कि हमारी एक बिटिया है और जो कि 24 साल की है। बहुत बहुत धन्यवाद खंडूड़ी जी का, विधायक जी का, जिन्होंने उसको एक सहायता दी। समझते हैं कि अगर हम लोग सक्षम हैं, जो भी लोग सक्षम हैं, तो उन लोगों को अपने आप सोचना चाहिए कि हम अपना कमाई का कुछ न कुछ अंश जो है किसी के सेवा में लगा दें, किसी के अपने पुण्य के काम में लगा दें। तो ये बहुत अच्छा नेक काम है और इस अवसर पर आपने मुझे इसमें प्रतिभाग करने के लिए बोला, सहयोग करने के लिए बोला। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे उस बालिका के लिए कुछ सहयोग करने का अवसर मिला है। और देने वाला मैं कौन होता हूँ, ईश्वर देने वाला है, हम तो माध्यम हैं। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं सेवक के रूप में काम करूँगा पब्लिक के बीच में, और कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जितना प्रयास हो सकता है मैं करता रहूँगा समाज हित में और किसी भी व्यक्ति हित में भी। तो किसी की कोई समस्या है, कोई छोटी मोटी समस्या जो हमारे माध्यम से हल हो सकती है, तो उसके लिए मैं तत्पर रहता हूँ और भगवान मुझे ऐसी शक्ति देता रहे कि मैं किसी की सेवा कर सकूँ, किसी के काम आ सकूँ। ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि कभी किसी के काम आ जाएं। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।